हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। ये हमारी साइंस की क्वेश्चन सीरीज़ है। इसी के साथ आपको ने मेरे वीडियो पे पहले गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जीके की भी हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट ईयर जो 2017 के एमपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें कहाँ से क्वेश्चन आए थे, जीके में और साइंस में, दोनों में। तो मैं दोनों के सेपरेट अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 11 है। इससे पहले हमारे 10 और पार्ट आ चुके हैं और हर वीडियो में कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम में साइंस से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला वीडियो है, सेलेक्ट द मोस्ट एक्सपेक्टेड एडवांटेज ऑफ द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन। जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। enable the cells to adjust their metabolism to environmental change only। सिर्फ अपने चयापचयन को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। प्ले ए रोल इन ग्रोथ एंड डिफरेंस कॉजेज मोर्फोजीनियस ओनली। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टॉप्ड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड ओनली। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। जो जीन एक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन, उसमें ये तीनों ही पॉइंट होते हैं। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? माइटोसिस हेल्प इन बॉडी रिपेयर। समसूत्र शरीर के सुधार में सहायक होता है। सेल डिवीजन इंक्रीज बॉडी साइज। कोशिका विभाजन में शरीर का आकार बढ़ता है। मियोसिस ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। अर्धसूत्री जनन कोशिकाओं में होता है। द डॉटर सेल फ्रॉम द सेम मदर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। समान जनक कोशिका की संतानती कोशिकाएं समरूपी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द डॉटर सेल्स फ्रॉम द सेम मदर ऑल नॉट आइडेंटिकल। ओके, इसमें यह क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? असत्य है। बाकी सभी क्वेश्चन असत्य है क्योंकि डॉटर सेल सेम आइडेंटिकल होती है मदर सेल से, सेम उसी की जैसे दिखती है, तभी तो हमारी बॉडी एक जैसी ग्रोथ करती है, नहीं तो हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से ग्रोथ करती। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव ए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरेंटिंग। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था? ग्रिफिन, जोहान्स, मेंडल या वाटसन एंड क्रिक। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था मेंडल ने। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच आर द आयन्स प्रेजेंट इन N2O। N2O में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? देखो, आयन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, तो यहाँ पे हमें इनकी क्या बतानी पड़ती है कि इनमें कौन से आयन होते हैं। तो NaCl में आपने देखा होगा, NaCl के बारे में देखा होगा, तो Na की कैसी है? +1। और O2 का कैसा आता है? O2-। ये इनकी आयंस होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? Na+O2-। आयन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट पोल्यूट एयर बाय रिलीजिंग। परमाणु ऊर्जा संयंत्र खाइस्तान को निर्मित करके वायु को प्रदूषित करता है। CFCS, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियो सक्रिय विकिरण। फ्लाई एस। तो हमें जैसे ही परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो वहाँ पे रेडिएशन जरूर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियो एक्टिव रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज। किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुवादित होता है। देखो, ये क्वेश्चन हर पेपर में बस पूछने का तरीका बदला है और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, हर पेपर में कांस्टेबल के पूछा गया है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो क्या होगा? 1:1, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है, जितना हमारा साइज होता है सेम उसी साइज का हमें प्रतिबिंब दिखाता है। और इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि समतल दर्पण एक पूरा, यदि हमारा पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो हमें समतल दर्पण की हाइट कितनी लगेगी? हमारी हाइट की हाफ। ओके, बाय मेटाकॉर्डिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टेड आर
सेल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टेड को अर्ध श्वेत कोशिकांग क्यों कहा जाता है? दिस कैन सिंथेसिस सम ऑफ द प्रोटीन, ये उनके कुछ प्रोटीन को संश्लेषित कर लेते हैं। दे हैव डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स, इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। इट कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन, इसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। इट कंटेन ऑक्सीसोमीन, इनमें ऑक्सीसोमीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक किसी भी सेल्स को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेड जो होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपना भोजन बना सकते हैं। ओके। अटैच मसल्स टू बोन, मांसपेशियों को उपस्थियों से जोड़ता है। कार्टिलेज उपस्थि, टेंडन कंडरा, मसल्स मांसपेशी, लिगमेंट अस्थिमंजू। ये क्वेश्चन हर बार आया है और संयोजी उत्तक से रिलेटेड है, तो इसका मैंने कुछ आपको डिटेल लिख रखी है। टिंडन, वैसे इसका सही आंसर बता देते हैं, इसका सही आंसर है टिंडन, मसल टू बोन। अब देखो मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको बार बार कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो कार्टिलेज जो होता है लिगमेंट एवं रेशेदार संयोजी उत्तक होता है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। तो कार्टिलेज क्या काम करता है? यहाँ पे आप कार्टिलेज देख रहे होंगे, कार्टिलेज है ना, ये हो गई कार्टिलेज। ये क्या काम करता है? ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने का, बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है। आमतौर पर संरचनाओं को एक साथ रखने और इन्हें स्थिर रखने में काम करता है। कांड्रा या टेंडन में कहूँ, इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, हिंदी में कांड्रा कहते हैं। ये भी एक रेशेदार संयोजी उत्तक होता है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ये किसका काम करता है? मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। और कार्टिलेज जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है ना। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। और उपस्थि, लिगमेंट का भी क्वेश्चन बहुत आया है कि व्हाट इज लिगमेंट। तो उपस्थि या उपस्थक उत्तक एक लचीला और चिकना लोचदार उत्तक है रबर की तरह की गद्दी जो जोड़ों और नसों में लंबी हड्डियों को, सिरों को ढकती है और उनकी रक्षा करती है। तो आपसे पूछा जाता है कि लिगमेंट किस जगह उपस्थित होता है? तो दो हड्डियों के बीच में। ओके, उन्हें जो वो रब करती हैं एक दूसरे से, उसे बचाने के लिए गद्दीदार संरचना होती है, उसे ही हम उपस्थि या लिगमेंट कहते हैं। ये बड़ी हड्डियों के अगल बगल होती हैं, देखो हम देख सकते हैं, और उन्हें ढकने का काम करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। और रिब, ये कहाँ पर होती है? रिब पिंजरे, कान, नाक, कॉन्क्रिया का एक संरचनात्मक घटक है। ओके, तो इतनी जगहों पर लिगमेंट होता है। तो आपको कार्टिलेज, टिंडन और लिगमेंट, ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया हुआ कि क्या डिफरेंस है, और इनसे 100% क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर वीडियो में हमने इसके ऊपर चर्चा की है कि इससे क्वेश्चन आ रहा है। सिल्क फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम द, रेशे तंतु खालिस्तान से प्राप्त किए जाते हैं। कॉटन वॉल, ब्रेक ऑफ द वॉल पेड़ की छाल, फ्लेंस ऑफ शिप भेड़ की ऊन, ककून। तो सिल्क फाइबर जो होता है ये ककून से हमें मिलता है। हमें जो वूल होता है वो हमें किससे मिलता है? भेड़ और भेड़ की ऊन, है ना, फ्लेंसी ऑफ शिप। और जो कि सिल्क फाइबर की हम बात करें तो हमें किससे मिलता है? ककून से मिलता है। और ककून किस तरह का, या सिल्क फाइबर हम बात करें तो ये किस तरह का फाइबर है? ये एनिमल फाइबर है। ओके, द नियरेस्ट स्टार टू, और एक और बात इसमें, ककून जो सिल्क फाइबर होता है या सिल्क फाइबर बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सेरीकल्चर कहते हैं। ओके, सिल्क प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सिल्क प्रोडक्शन को सेरीकल्चर। द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इन, हमारे सोलर प्रणाली का निकटतम तारा है। श्वेत भवन, वाइट ड्राफ्ट, अल्फा सेंचुरी, ब्लैक होल, ब्राउन ड्राफ्ट, भूरा भवन। तो जो अल्फा सेंचुरी है, सेंटोरी, अल्फा सेंटोरिया नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब तारा। अब इसने हमारा सोलर सिस्टम कहा, हमारा पृथ्वी नहीं कहा। याद रखिएगा, यदि पृथ्वी से पूछे कि हमारी पृथ्वी से सबसे पास में कौन सा तारा है, तो सूरज है। ओके, सन। और वो हमारी सन सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, मतलब सन को छोड़कर। तो सन को छोड़कर अल्फा सेंचुरी हमारे सबसे पास में निकटतम तारा है। द डिवाइस यूज ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन नाउ अस, विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न में से कौन सी है? पोटेंशियल मीटर, भौमापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीनोमीटर। तो इसमें से हम वोल्टेज किससे मापते हैं? वोल्टामीटर से हम वोल्टेज
मापते हैं या विभवांतर मापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या वो बोल सकता है वोल्टेज किससे मापते हैं, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी वेसल्स कंटेन ओनली डाइऑक्सीजनेटिक ब्लड, निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल बी ऑक्सीजनिक रुधिर होता है। तो इसमें आपको बताना है सिर्फ एक ही ऐसी वेसल्स होती है जो हमारा अशुद्ध ब्लड लेकर जाती है। तो आर्टरा महाधमनी, पल्मरी वेन्स, फुसफुस सिरा, पल्मरी आर्टरी और कॉर्नरी आर्टनरी। तो देखो जिसमें बीन्स के बारे में बात की है तो वो तो आंसर होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, पुलमनरी आर्टरी। जो पुलमरी आर्टरी होती है ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है और पुलमरी वेन्स जो होती है वो शुद्ध रक्त लेके जाती है। ये दोनों अपवाद हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हेन द मून इज द नॉट सीन एट ऑल इन द नाइट स्काई इट इज कॉल्ड, जब रात में आकाश में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है, फुल मून पूर्णिमा, गिबोस मून गिब्स चंद्रमा, न्यू मून अमावस्या और सर्टेन मून अर्धचंद्र। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। हमने कम से कम 5 से 6 अभी तक 11 वीडियो ये हुए हैं, उसमें से 5 से 6 वीडियो में ये वाला क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यू मून, अमावस्या है ना, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता है। बस ये पूछने का उसने तरीका यहाँ पे बदल दिया है। नेम 2 ऑफ द क्रॉप मेंटेन बिलो आर खरीफ क्रॉप, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी 2 फसलें खरीफ की फसलें हैं। पेडी, अब खरीफ किस सीजन में आता है बता सकते हो, खरीफ आता है, खरीफ मतलब खराब, और हमारे कपड़े या हमारी गाड़ी कब खराब हो जाती है, हम घर से बाहर निकलते हैं और हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं या हमारी गाड़ी खराब हो जाती है रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में ऐसा होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, खरीफ से खराब, और हमारे कपड़े या गाड़ी कब खराब होती है, जैसे हमने गाड़ी धोई और घर के बाहर निकले और गाड़ी खराब हो जाती है, तो खराब कब होती है, खरीफ, बारिश के सीजन में। तो आप इसमें से आप देख के आप इजीली बता पाओगे कि बारिश के सीजन में कौन सी चीज़ें होती है। लेकिन याद रखिएगा आपको दोनों सेम बताने हैं, पेडी एंड मस्टर्ड धान एवं सरसों, पेडी एंड ग्राम धान एवं चना, पेडी एंड ग्राउंडनट धान एवं मूंगफली, पेडी एंड पी मटर। अब इनने देखो कितना बढ़िया खेल खेला है, इनने आपको एक सभी को पता है कि पेडी जो होता है वो बारिश में होती है, लेकिन आपको दूसरी चीज़ बतानी है कि कौन सी चीज़ और बारिश में होती है। तो पीनट जो होता है, ग्राउंड नट, मूंगफली हम बोलें तो पेडी एंड ग्राउंड नट जो होते हैं ये बारिश के सीजन में या खरीफ की क्रॉप हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ खरीफ क्रॉप, देखो अगला ही क्वेश्चन आ गया, खरीफ से खराब, और खराब क्या होता है, रेनी सीजन होता है जिसमें हमारे कपड़े गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, तो ये खराब, तो खरीफ का सीज़न, जब बारिश का सीज़न कौन सा होता है आप यहाँ पे इजीली देख कर बता सकते हो, अक्टूबर टू मार्च, जून टू अक्टूबर, नवंबर टू अप्रैल, मार्च टू सितंबर। तो जून टू अक्टूबर, ओके याद रखिएगा, जून टू अक्टूबर, मार्च टू सितंबर मत लगा देना, अक्टूबर तक बारिश होती है, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से आज पूरे क्वेश्चन किए, ये 15 क्वेश्चन थे। इसी तरह हम हमारे सारे वीडियो में साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम इस तरह से 1000 से भी ऊपर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप रोज़ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, और किन किन टॉपिकों से आ रहे हैं उन टॉपिकों को फिर से पढ़िए और मेरे वीडियो आके देखिए, जिससे कि आपको पता लगे कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। ठीक है, देखो आप क्या करना चाहिए, आपको रोज़ पेन कॉपी लेके बैठिए और अपने 1 से लेके 15 तक नंबर लिखिए और उसमें चेक करिए कि आप कितने के आंसर दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी टेस्ट की, कि किस तरीके से आपके टेस्ट, आपको अलग से जाके टेस्ट भी नहीं देने होंगे, प्लस आपके क्वेश्चनों की आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।